नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, उसी पे हम बड़ा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, धारूहेड़ा में 12 तारीख को नगर पालिका का चेयरमैन पद का उपचुनाव होना था, लेकिन वो चुनाव आज, जैसे चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, 7-5 बजे चुनाव प्रचार थमना था, उससे पहले एक जो जानकारी आ गई कि वो चुनाव रद्द हो गए, उस पर लेकर के हम बड़ा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जिनको हम लगातार दिखाते रहे हैं, और धारूहेड़ा से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं ज्ञानी जी, जिन्होंने पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इनकी धर्मपत्नी ने। तो इनसे भी जानेंगे और इस बार क्या स्थिति थी, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनके चेहरे पर खुशी थी। पिछले कई दिनों से हम मशक्कत कर रहे थे वोटों को लेने के लिए कि वो चेयरमैन पद की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन शाम होते होते आज जो खबर आई उसने सभी को चौंका दिया। और यानी कि ये कहें कि धारूहेड़ा में एक तरीके से मायूसी छा गई जो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको लेकर के। सबसे पहले तो मैं ज्ञानी जी आप ही से जानना चाहता हूं, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, आज कैसा माहौल था? आज तो प्रचार थमने वाला था और 12 तारीख को मतदान होना था, लेकिन जो खबर आई वो कहीं ना कहीं बड़ी चौंकाने वाली नहीं है। आप भी लगे हुए थे। मोहनलाल जी, जो भी खबर आई है वो सर्वोच्च अपने हाई कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट ने दी है। और हम उसका पालन भी करना करेंगे कि भाई कोर्ट ने आदेश जो दिया है और उसका पालन भी हो। वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हम कैंडिडेटों के साथ भी एक धोखा हुआ है, हमारे साथ भी। 10 पार्षद, हम 10 चेयरमैन पहले लड़े थे, उनका भी काफी सारा खर्चा हुआ है। हम्म। 9 चेयरमैन अब खड़े थे, उनका भी काफी सारा खर्चा हुआ है। और इस जो दारूहेड़ा की जो दुर्गति हो रही है वो आप देख ही रहे हो। हम्म। अभी तो कोई निर्णय हुआ नहीं है। हम्म। इस निर्णय में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 13 तारीख की डेट दी, उसमें क्या होता है, हम्म। क्या मांगते हैं, क्या जवाब तलब होता है। लेकिन अब तो चुनाव तो रद्द हो गया ना, सबसे बड़ा सवाल ये चुनाव रद्द बारह हो तारीख को गया, जब मतदान चुनाव होना रद्द था वो होने तो से रद्द बता हो रहा हूँ गया जी। ना। जी जी जी। तमाम जो प्रत्याशी लग रहे थे इतने दिनों से, 10-12 दिनों से मशक्कत कर रहे थे, गाड़ियों में भोंपू का शोर वहां बज रहा था, दबादम लोग रह लिया। पूरा काम हो गया जी। सिर्फ दो आज आज प्रचार का दिन, लास्ट दिन था। 5 बजे हाँ। प्रचार खत्म हो चुका था। 5 बजे ये नोटिफिकेशन आ गया, हाँ। रकम बच गया। भाई, चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे पे छींटाकशी हुई, वो तमाम चीजें, बिल्कुल, भाईचारा भी खराब हुआ, चुनाव भी रद्द हो गया। तो चुनाव कैसा विरोध हो माहौल, गया। कैसा जो प्रत्याशी आपके संपर्क में, आप तो धारूहेड़ा से है ना, ये तो वहाँ किस हमने तरह? पहली बार देखा है जी। ऐसा जो है, ऐसे इस दारोगा की दुर्गति शुरू से ही खराब है कि कोई भी यहाँ चाहता ही नहीं किसी को। कोई बन गया था तो ठीक था, अब बनने के बाद दोबारा चुनाव हुए, वो भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं दारोगा का दुर्भाग्य है, जो दारोगा पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा सही। रहा, पीछे जा रहा है। सही। और तो सभी ऐसा। कैंडिडेटों को चोट लगी है बहुत ज्यादा। सभी हाँ। कैंडिडेटों को, सभी को 10-10 15-15 लाख रुपए सबने खर्चे हैं। ठीक पहले है। भी खर्च चुके हैं, दोबारा हाँ। फिर खर्च चुके हैं। तो सबका ही बाजा बच चुका है। पहले एक लॉकडाउन है, हम्म। लॉकडाउन में सब आपको पता है, लॉकडाउन से सभी कोई उभरे नहीं थे। हम्म। लॉकडाउन में सबका खर्चा हुआ है। हम्म। और ये तो चुनाव आयोग ने पहले ही डिसाइड करना था। ये पहले डिसाइड करके ही हमें डेट देनी थी। हाँ, तो पेटिशन तो उन्होंने पहले ही डाल रखी थी ना। चुनाव आयोग को क्या लगता है, जल्दबाजी कर दी चुनाव आयोग ने? नहीं, जल्दबाजी नहीं की, लेकिन ये या तो चुनाव से पहले, डेट आने से पहले कर देते। जी। ये कुछ ना ठीक कुछ है। तो यहाँ आपको चलिए दिख ठीक ही है। रहा है। गलत हुआ है कि आज जो हुआ है वो गलत हुआ है। अच्छा ठीक है, चौहान साहब आप किस तरीके से देखते हैं? वकील है आप तो, और आप तो चुनाव विश्लेषण भी रहे हैं, तमाम राजनीति में आपकी भागीदारी है, तमाम समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। आज जो फैसला है उसको किस तरीके से देखते हैं? कैसा मायूसी छा गई धारूहेड़ा के अंदर कि एक उम्मीद होती है 12 तारीख को में मतदान करना है, लगातार दिग्विजय चौटाला वहां पहुंचे, तमाम जेजेपी बीजेपी बसपा प्रत्याशी, तमाम अन्य कैंडिडेटों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, पैसा चारों तरफ पानी की तरह बहा जा रहा था, किसी के कड़ाव चढ़ रहा था, किसी के कुछ। वो तमाम स्थिति कैसे देखते हैं आप? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, जो ये विवाद है, इस पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा। हम्म। ये देखो, 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट प्रधान के लिए। जी। ये एक एलिजिबल होना चाहिए कि भाई वो
कैंडिडेट नामांकन भर सकता है। हम्म, तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, कि जब आदमी नामांकन भरता है और फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, आप हिले छटनी नहीं। होती है। हाँ, ज्ञानी जी हिले नहीं, तो आराम से। उसके बाद जो छटनी होती है, उस छटनी में जो रिटर्निंग अफसर होता है उसकी भी ड्यूटी होती है, और जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि कहीं कोई कमी, कोई खामी है तो उसको पॉइंट आउट करें और वो वहीं रुकवाएं कि जी इस आदमी का ये वैध नहीं है या ये आदमी एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कि इसकी 10वीं की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये ठीक नहीं है। तो ये वही काम रुक जाता और इलेक्शन स्मूथली होता, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पाती। नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं ये कानूनी जानकारियों का अभाव रहता है। कानूनी पेचीदगियों से वो नाकाफी वाकिफ रहते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि धन बल, बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण, मतलब इन 3 चीजों पर आज जो कैंडिडेट्स हमारे युवा हैं या बुजुर्ग हैं, युवा पीढ़ी विशेषकर मैं कहूंगा कि उनका ये रुझान रहता है। और जो भाई ज्ञानी कह रहे थे, सही बात है कि भाई सबके इतना खर्चा नहीं होता। अगर सभी कैंडिडेट्स सही समय पर कोई ऐतराज करते और रिटर्निंग अफसर भी, मतलब ये तो चलो कैंडिडेट्स की बात है, लेकिन रिटर्निंग अफसर की भी अपनी एक ड्यूटी बनती है कि वो भी स्क्रूटनाइज करे कि ये सर्टिफिकेट इसका किस बोर्ड से है, कहां से मान्यता प्राप्त है और कहां से नहीं है। तो वहां कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी तरफ से भी चूक हुई, रिटर्निंग अफसर की तरफ से भी चूक हुई। अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, चुनाव हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद कहीं कोई किसी का ऐतराज उठना और उस ऐतराज को गंभीरता से लेना, वो भी कहीं ना कहीं एक किस्म से राजनीतिक दबाव या कोई राजनीतिक दाव पेच में ये बात फंसी है। नहीं, वो और तो चौहान साहब, मैं रोकूंगा आपको। वो तो सब वजह ये हाँ, हुई ना, क्योंकि ये एक ही परिवार के लोग थे, आपस में वर्चस्व की इनकी लड़ाई है। जो सेकंड नंबर पे संदीप बोरा है, उन्होंने शिकायत करी और जो चेयरमैन कैंडिडेट के उम्मीदवार थे उनसे एफिडेविट लिया। उसके बाद वो शिकायत दर्ज हुई नहीं, चुनाव आयोग के पास। मैंने एफिडेविट नहीं दिया। आपकी नहीं कर, अन्य लोगों की कर। तो मोहनलाल जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये बोरा जी इलेक्शन लड़ रहे थे और उनका रैंकिंग भी शायद दूसरे तीसरे नंबर पर थी। दूसरे नंबर पे जब जब स्क्रूटनी हुई, जब संदीप बोरा कहां चले गए थे, ये बात स्क्रूटनी के टाइम पे क्यों नहीं उठाई? और जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फिर उसको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने ही तो डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि कोई आदमी अदालत में, मोहनलाल जी, जब जाता है, जब उसको लगता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी दबाव में आकर या किसी लेन देन की वजह से या किसी और वजह से अन्याय हुआ है, जब आदमी अदालत का, वो तो चुनाव आयोग ने रद्द किया ना चौहान साहब। नहीं 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 नहीं, जो जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अब वही बात है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया अपने आप ही, कि जब चुनाव आयोग भी पार्टी है, कंवर सिंह हाईकोर्ट में चला गया क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था।
के सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी योग्यता को उसको अयोग्य ठहरा दिया और उसकी शपथ ग्रहण रोक दी और कहीं ना कहीं उसको अयोग्य कर दिया। तो उसके पास हाई कोर्ट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाई कोर्ट में चुनाव आयोग भी पार्टी है, रिटर्निंग अफसर भी पार्टी है और लोग भी पार्टी हैं। जब इनको पता लग गया कि एक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हमारे उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है, तो इन लोगों को, जो रिटर्निंग अफसर है और चुनाव आयोग है, इनको ये बाई इलेक्शन करवाने की, ये नोटिफिकेशन जारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव में ये जल्दबाजी कर दी। अभी आपने देखा 31 विधानसभाओं के देश भर में बाई इलेक्शन बकाया विद होल्ड कर रखे हैं, जिसमें हरियाणा का चौहान साहब, एलनाबाद का बाई इलेक्शन भी है। सरकार ने या चुनाव आयोग ने ये काम तो कर दिया, लेकिन बर्बाद तो ये 19 कैंडिडेट हो गए ना, जो 10 पहले थे 9 अब है। बर्बाद तो ये हो गए कि ये जब आपको पता चल गया कि एक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये, जैसे मैं कह रहा, देश भर के 31 बाई इलेक्शन विधानसभा के हरियाणा के एलनाबाद समेत आपने 6 महीने बाद भी विद होल्ड कर रखे हैं। तो धारूहेड़ा के उपचुनाव में ऐसी क्या जल्दी आ गई थी जो इन्हें हाई कोर्ट के पेंडिंग मामले के बावजूद ये बाई इलेक्शन करवाया। अब हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट में गया मोहनलाल जी, वो भी आप देखो कि जो चैलेंज किया गया है मैटर, और जो ये इन्होंने कंवर सिंह के सर्टिफिकेट को जाली या फर्जी नहीं करार दिया गया, जांच रिपोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन, एक बाई लॉज में म्युनिसिपल कमेटी के एक हरियाणा वाले में अमेंडमेंट कर दिया था कि जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट होगी कैंडिडेट की, वो हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। ये एक लेकुना उसमें था कि भाई कंवर सिंह का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा के किसी बोर्ड का या हरियाणा के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी नहीं किया गया। तो जो बेसिक लॉ है वो यही कहता है कि भाई आपने मैट्रिक का वो कर दिया, कल को आप कहोगे कि भाई क्योंकि रेवाड़ी जिले में मीरपुर यूनिवर्सिटी है, तो मीरपुर यूनिवर्सिटी के ही पास जो ग्रेजुएट हैं उनकी मान्यता वाले को ही रेवाड़ी में और वहां चुनाव लड़ने का, मतलब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने कंवर सिंह दिया कि जो मार्च का नोटिफिकेशन नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको अयोग्य ठहराया, उस डिग्री के आधार पर वो ऑर्डर रद्द कर दिया। अब जब वो ऑर्डर ही रद्द हो गया तो बस उसके बाद की कोई कहानी नहीं रह गई। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि आज जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने तुरंत हाई कोर्ट के फैसले की मानना करते हुए, तुरंत अनुपालना करते हुए, तो वो एक उन्होंने अच्छा काम किया है, वरना एक और कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती कि वो नया चुनाव हो जाता। अभी भी जो जानकारी मिल रही है चौहान साहब, सरकार भी असमंजस में है कि अब इसको कैसे क्या करे, कैसे निपटे इस मामले को, कि आपने चुनाव करा दिए दोबारा से। सरकार के पास कुछ नहीं है। अब 13 तारीख को जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, सरकार ने तो अपना नोटिफिकेशन विड्रा कर लिया, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार तो अब इलेक्शन कमीशन बीच में है, लेकिन कैंडिडेट तो पैसों से बर्बाद हो गए ना भाई। आप बताइए, ये कैंडिडेट्स को भी सोचना चाहिए आगे आगे कि आपकी जितनी लिमिट है, ये नसीहत है कैंडिडेट्स को भी, धन बल बाहुबल और राजनीति का, हाँ, उसका
वो करें। अब जैसे इस ऑर्डर में ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है उनकी सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी। हो सकता है हाई कोर्ट में ऑर्डर पास हो जाए कि इनका खर्चा भी रिफंड किया जाए, जो जो खर्चा किया था। ठीक है समझ विनय गए जी, ना? विनय जी हाँ हमारे जी साथ सर। जुड़ चुके हैं। विनय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि इन्होंने भी काफी चुनाव लड़े हैं और पार्षद रहे हैं लगातार, 2-2 3-3 बार इन्होंने भी। विनय जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो धारूहेड़ा की स्थिति सामने आई? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, 12 तारीख को मतदान होना था और एक खबर आती है निकल के चुनाव रद्द। क्या माहौल आप समझ सकते हैं? जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनके दिलों पर क्या बीती होगी, क्या स्थिति होगी? ये तो वही स्थिति हो गई ना, घर में बारात आ रही है और पता चलता है कि घर के अंदर जो है पिता की मौत हो गई, वो वाली स्थिति आज कहीं ना कहीं हो गई। देखिए मोहन जी, एक ना ज्ञानी जी, मोबाइल को ना हिलाए प्लीज, शांति से बैठे आप ज्ञानी जी, फ्रेम बना के बैठे, आराम से हिलाए ज्ञानी जी। अब ज्ञानी जी ने हिला दिया जी। नहीं नहीं, आप हिलाइए मत, साथ मेरे से हिल ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज देखिए, डिबेट में बैठे, थोड़ा सा आपका मोबाइल सही हो, हमारे सारे फ्रेम बिगड़ जाएंगे। आप थोड़ा सा इक्वल बैठे आराम से, जैसे विनय जी बैठे। विनय जी क्या कहेंगे? मोहन जी देखिए, कहीं ना कहीं ये गलती इस सरकार ने एक बार नहीं की है। ये धारूहेड़ा का मामला उपचुनाव करा, ये राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत सारी कार्रवाई हुई है। आप पहले देखें, अगर फर्जी सर्टिफिकेट थी तो फिर उस कैंडिडेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अगर उसको फर्जी करार दे दिया गया तो उस कैंडिडेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया सरकार ने? चुनाव आयोग ने करना चाहिए था ना। और फिर ये अगर वो किसी भी बोर्ड से अगर वो उसको सर्टिफिकेट मिली है तो ये उस बोर्ड को अधिकार है कि वो उसके ऊपर टिप्पणी दे अगर हमारे यहाँ से ये जारी की गई है या नहीं की गई है। अगर बोर्ड कहता है कि हमारे से जारी नहीं की गई तो इसका मतलब सीधा सीधा 420 फ्रॉड है, उसके पास मुकदमा दर्ज कीजिए उसके खिलाफ। और अगर ये कहते हैं कि बोर्ड ने जारी की है, वो सर्टिफिकेट कहीं से किसी भी बोर्ड से करके आए तो पूरे हिंदुस्तान की सर्टिफिकेट जो है वो हर जगह मान्य होनी चाहिए, वो अलग बात है। आपने कहा ना, वो तो ये मामला निकला कि हरियाणा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, हरियाणा से नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हरियाणा से ऐसा कहीं नहीं है। हरियाणा से मान्यता, ये है मसला हरियाणा जो से मान्यता केस में था। तो वो ये बात होगी नहीं नहीं, सर्टिफिकेट फर्जी मोहन नहीं जी, है। ये उसमें सर्टिफिकेट हरियाणा के बोर्ड से या हरियाणा के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। बस इस पॉइंट पर उन्होंने अयोग्य किया। इस हिसाब से तो हमारे हरियाणा के बहुत से कैंडिडेट अदर स्टेट में चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हरियाणा की भी जो यूनिवर्सिटीज है उनको कई स्टेट, उन स्टेट में मान्यता नहीं है। हाँ जी, विनय, इसीलिए हाई कोर्ट ने वो रद्द कर दिया नोटिफिकेशन। मैं वही तो चौहान साहब मैं वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो कानून जल्दबाजी में जो बनाया गया है, अगर 10वीं होना अनिवार्य है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को, इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। यूजीसी ग्रांट कमीशन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड किस लेवल पे आता है वो मान्य नहीं रखता। मान्य बात ये है कि आपने वहां से उसको पास आउट किया है या नहीं किया है। ये अलग बात है कि नौकरियों में अंदर अलग अलग ग्रेडिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी की हमारी यूजीसी ग्रांट दे रखी है, वो उनकी वैल्यू और कैटेगरी के हिसाब से बनाई हुई है। पर ये चुनाव का जो मुद्दा है, अगर इसमें आप काबिलियत की बात करते हैं तो आपने एक शर्त रखी थी कि उनका सर्टिफिकेट 10वीं पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। तो मुद्दा वो है, सरकार ने बहुत जल्दबाजी में बहुत सी कमियां छोड़ी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस मुद्दे से जुड़ी नहीं, अगर पंचायत के कर्मचारियों अधिकारियों की जो चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत के, नगर निगम के, निकाय के, उनके लिए अगर मान्य है 10वीं की सर्टिफिकेट, तो फिर ये एमएलए एमपी सांसद है, इनके लिए भी तो कोई योग्यता सरकार को निर्धारित करनी चाहिए थी। उन मुद्दों पे जब इनकी बात आती है, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं, और जो लोग जनता से सीधे जुड़े हुए हैं उनको हर मामलों में कटौती की जा रही है, उनको पीसा जा रहा है। आप मुझे बताइए, सांसद के कितने बड़े भत्ते हैं, इनको 3-3 बार 4-4 बार पेंशन क्यों मिलती है? इनको भत्तों की क्या जरूरत है? कोरोना काल में क्यों नहीं काटे गए? चलो वो मुद्दा अलग है। बात करते हैं धारूहेड़ा चुनाव की। अब जिस तरह से रेवाड़ी के अंदर जो गड़बड़ की गई थी चुनाव आयोग ने, सरकार ने, सेम वही कमियां धारूहेड़ा में। ये आदी हो चुके हैं लोग, कर्मचारी अधिकारी सरकार की नहीं मान रहे, ये बेलगाम है। जब इनको पता था, अब जब तक कोर्ट के अंदर है, इन्होंने उसकी पैरवी क्यों नहीं की? उस मुद्दे की सरकार की तरफ से पैरवी होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं किया। जो कंप्लेंट है उनकी तरफ से पैरवी होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में चुनाव कराकर ये अपने जो वर्चस्व को साबित करना चाहते हैं। यही रेवाड़ी में हुआ था। अब पहले वार्डबंदी का आदेश आया, उसको दबा दिया गया, 6 महीने तक लेटर ही नहीं मिला। जब हमारी माननीय जो यहाँ की चेयरमैन थी, उन्होंने जब उनका कार्यकाल खत्म होने लगा, जब बताएगा जी हाँ तो वार्डबंदी के नए वार्डबंदी का आदेश आए हुए थे, उस लेटर को दबा दिया। फिर कोर्ट के अंदर मुद्दा गया, आनंद फानंद के अंदर ये कहा गया जी पुरानी वार्डबंदी से चुनाव कराए जाएंगे। पुरानी वार्डबंदी से चुनाव कराए, उसमें भी बहुत सी चीजों को इन्होंने दरकिनार किया।
बहुत सी अवहेलना की कानूनों की। तो ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए आनन फानन में किसी भी तरीके से चाहती है अब कैसे भी करके चुनाव कराया जाए और अपने कैंडिडेट को जिताया जाए। तो मुद्दा असली ये है। लेकिन अब ज्ञानी जी ने जो बताया है विनय जी कि किस तरीके से 9 कैंडिडेट लग रहे थे, शाम हम्म दाम दंड भेद हम्म तमाम पैसा बह रहा था, हम्म एक हम्म दूसरे से दुश्मनी भी हुई, और हम्म एक दिन पहले खबर आ जाती है चुनाव से पहले। तो आप हम्म सोचिए क्या माहौल होगा तमाम 9 कैंडिडेट के घरों में, हम्म रिश्तेदार उनके आए पे हम्म तमाम आज रोड शो निकले हम्म एक के बाद एक, किस हम्म तरीके से जेलदार परिवार के पूरी सरकार कहे तो कल दिग्विजय चौटाला वहां आए, उससे पहले हम्म अनूप धानक वहां आए, तमाम हम्म बोले हम्म रामविलास शर्मा जी आ रहे हैं, ये जिला ये अध्यक्ष वहां पहुंचे। हम्म ये सब चीजें देखिए ना, मो, इसका मो, कैसे समझिए ना, एक मातम हम्म सा छा गया ना, आज मातम सा छा गया ना धानोड़ा में तो। हम्म मोहन जी, ये एक ऐसा ही विषय हुआ है जैसे हमारे यहाँ मणिटी एम्स का घोषणा कर दी गई और करने वाले को पता ही नहीं कि हम इसे कब इसका शिलान्यास करेंगे, कब इसको हम कानूनी रूप से अमली जामा पहनाएंगे। इसी तरह दिग्विजय जी आए, उन्हें पता ही नहीं कानून विरोध हो सकता है, वो अपनी तरफ से घोषणाएं कर गए ग्रांट दी जाएगी, ऐसे काम किए जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं असल मुद्दा चल क्या रहा है, कानून में कोर्ट में क्या पेचीदगी क्या है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। केवल ये लोगों को एक तरह से भड़काया जा रहा है, उन्हें खुद ज्ञान नहीं है बड़े नेताओं को अब कानूनी पेचीदगियां क्या चल रही है, सरकार की अवहेलना किस तरह से अधिकारी कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान बताया नहीं जा रहा है। तो ये तो हंसने का विषय है। दूसरी बात, खेद का विषय क्या है, जनता का पैसा, पैसा कहीं ना कहीं तो जनता का ही लग रहा है। बात कैंडिडेट की नहीं कर रहा मैं, कैंडिडेट तो चलो अपने दायरे के अंदर जो उनकी लिमिट है वो खर्चा वही दिखाएंगे, वो करेंगे, उससे ऊपर की वो तो ना वो कह सकते हैं कि हमने ऊपर खर्चा किया है या लगा सकते हैं वो। पर बात ये हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने जो खर्चा किया है, कर्मचारी नियुक्त किए, अधिकारी नियुक्त किए, नॉमिनेशन कराए गए, सरकार की तरफ से जो खर्चा किया गया चुनाव को अमली जामा पहनाने के लिए, उस खर्चे की भरपाई कहां से की जाएगी? उसकी खबरदारी इन अधिकारियों से, चुनाव आयोग से क्यों नहीं करती सरकार? कोई एज ए वकील में चौहान साहब से बात कर रहा हूँ। चौहान साहब, जनता का पैसा यानी कि खूब बिगाड़ो आराम से, जो मन में आए जब मर्जी करो, जैसा विनय जी बता रहे हैं, भाई जनता के पैसे की बर्बादी होगी, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग और देते हैं, ज्ञानी जी देखे बता रहे हो। मोहनलाल जी, मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको, हम सबको कंवर सिंह को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी, चुनाव भी लड़ा और चुनाव के बाद उसे जो लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उसके पक्ष को सुन के और इस बात को उसका हक में फैसला आया है। अब आप बार बार जो ज्ञानी जी भी, आप भी कह रहे हो कि 10 कैंडिडेट पहले लड़े थे, उन्होंने खर्चा किया, अब 9 कैंडिडेट और आए हैं, अब रोजाना का हिसाब खर्चा जो कैंडिडेट करता है रजिस्टर बना के दर्ज करना पड़ता है। उस हिसाब के मुताबिक कंवर सिंह की तरह से इनके पास लीगल ऑप्शन ओपन है, ये उस खर्चे की भरपाई हरियाणा सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इनको पहल करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट अपने आप, हाईकोर्ट के पास तो जो मामला है कंवर सिंह का, उस पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा। इनको अगर अपने खर्चे की, अपनी और किसी चीज की, और जहां तक पब्लिक फंड की, पब्लिक की वो प्रॉब्लम है, उस बात के लिए भी, क्योंकि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम सिर्फ भाषणबाजी में और कह सुन के अपनी बात हल्के में टाल देते हैं, ना हम आरटीआई पर इतना जोर देते, ना जो कानूनी हमारे पास अधिकार हैं, हमारे पास जो मंच हैं, उनका पालन करते। तो सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पब्लिक की तरफ से भी खर्चे का, मुआवजे का, डैमेजेस का दावा अब भी डल सकता है। और जो कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट लगे, आम आदमी भी डाल सकता है, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आम आदमी भी डाल सकता है, एक मिनट, आम आदमी डाल, मेरा सवाल सुनिए। हाँ, क्योंकि पिछले 9-10 दिनों से आम आदमी परेशान है, रोज भोपू का शोर आ रहा है, भाई ना चुनाव होते ना आता, भाई लोगों का डिस्टर्ब हो गया परिवार, वहां जाकर के लोग रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े जनसभा कर रहे हैं, नेता आ रहे हैं, भोपू बज रहा है, भाई किस लिए? चुनाव हो चुका था, भाई चुनाव आयोग को पहले उसकी जांच करनी चाहिए थी सर्टिफिकेट की, वो की नहीं। चौहान साहब, ये पब्लिक की गलती है या सरकार की गलती है? हम यही कह चुके हैं कि सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है, काम इलेक्शन कमीशन का होता है, लेकिन क्योंकि सरकार और इलेक्शन कमीशन अलग अलग चीज नहीं है, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि
पहली बात तो स्क्रूटनी के टाइम पर एक मौका मिलता है, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको स्क्रूटनी के टाइम पर ही ये ऑब्जेक्शन करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि उसको भी जब एक चीज एक्सेप्ट उसने की, ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर इलेक्शन हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद कहीं ऑब्जेक्शन करना, उसके बाद कहीं दबाव डलवाना, राजनीतिक जांच करवाना और उसको अयोग्य ठहराना। नहीं, मेरा अंतिम सवाल कंवर सिंह के पास मौका था, उसने हाई कोर्ट में डाल दिया और हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। और अभी तो ये बात भी बाकी है हाई कोर्ट में अभी ये बाकी है कि इन्होंने जो अमेंडमेंट किया बाईलॉज में, हरियाणा म्युनिसिपल कमेटी एक्ट में, कि हरियाणा से मान्यता प्राप्त बोर्ड की मैट्रिक को ही मानी जाएंगे, अभी वो भी इसमें चैलेंज किया हुआ है। हो सकता है कि वो अमेंडमेंट भी, वो बाईलॉज भी रद्द हो जाए। अभी तो देखते जाओ। वही मेरा सवाल है ना कि अब जिस तरीके से जो तस्वीर सामने निकल के आई है, लगातार हम इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। जो तमाम चीजें हुई, लेकिन अगर कल को, एक सेकंड में मान लेता हूं कि कंवरपाल को हाई कोर्ट में भी मान लो हार का मुंह देखना पड़े, हालांकि ऐसा नहीं होगा, अब जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो तमाम उम्मीदवार है उनके खर्चे वर्चे भी उसको देने पड़ेंगे? मांगने पड़ेंगे मोहनलाल जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि मांगे ये कैंडिडेट नो के नो, इनके पास लीगल राइट है कि हमारा क्या कसूर, हमारा ये खर्चा आज की तारीख तक ये कौन भरेगा। तो ये सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर इनका दबाव बढ़ सकता है और हाई कोर्ट इनकी सुनवाई करेगा। देखिए, अभी आज एक चीज सामने आई है और इस पे तो भी बहुत कुछ करके आएगा, हम लगातार इस पे चर्चा भी करेंगे। अभी आप फिलहाल हम जुड़े क्योंकि समय का अभाव है और हम इस पे चौहान साहब लगातार अभी निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी प्रशासनिक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। सिर्फ इतना है कि 12 तारीख को मतदान नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इसमें जो चुनाव आयोग है, प्रशासन है, उसको कहीं ना कहीं खुल करके बयानबाजी करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा तमाम मामला, क्योंकि धारूहेड़ा में आज एक मातम से कम नहीं है कि जिस तरीके से जो उम्मीदवार लगे हुए थे। बोलना चाह रहे हैं विनय जी कुछ? विनय जी 30 सेकंड में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट को तो अधिकार है, अगर वो PIL डाल सकते हैं, अपना खर्चा मांग सकते हैं, पर जो लोगों के टैक्स का पैसा जो सरकार ने खराब कर दिया, व्यर्थ कर दिया चुनाव व्यवस्था को बढ़ाने में, उसकी रिकवरी किन नेताओं से की जाए, वो कहां से की जाए, उसका भी तो कोई सोर्स होना चाहिए। दूसरा, जिन अधिकारियों ने गलती की है, जिनकी वजह से गलत निर्णय लिया, चुनाव जाए कराए जाए, जिसने भी आदेश किए उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर भी 3 अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, आज तक उस पर कोई आगे पैरवी नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब उन्होंने गलत निर्णय लिया, चुनाव जल्दबाजी में कराए, कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं की, जल्दबाजी में उन्होंने डिलिमिटेशन को गलत कर दिया सरकार जो थी म्युनिसिपल लिमिट की, और उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ उनके ऊपर, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार जो है ना अपनी खाल बनाने के लिए, ठीक है, आप तमाम लोग देखिए कहीं ना जनता का पैसा है और वो वेस्ट कर देगा, उसकी भरपाई किससे की जाए? सवाल कैंडिडेट का तो होगा, कैंडिडेट को मिल जाएगा, पर जनता के टैक्स का पैसा जो लग गया वो कहां जाएगा? ठीक है, समय का। ज्ञानी जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब ये धारूहेड़ा में जो समाचार आया, तो जो कैंडिडेट थे उनका क्या कुछ कोई आपके पास जानकारी है कि कोई आपसे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं वहां पर, किस तरीके का रुझान था उनका? जैसे मेरे पास लगातार फोन आए, मोहनलाल जी क्या सत्य है, खबर वायरल हो रही है, ये है, और हम क्या करें, हमारे घर में तो कड़ाव चल रहा था, 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होना था, उनके तो आप। देखो जी, सबका मुंह तो लटक ही गया, आपको पता है पहले भी खर्चा कर चुके हैं, दोबारा फिर खर्चा हो रहा था। अभी तो चुनाव आयोग की है, सरकार की गलती है जी, हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, और ना ये प्रशासन की गलती। सब जो उन्होंने तारीख दी है, डेट दी है, 20 दिन से लोग भागे डोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की है जी। ये तो अपने आलाओं से भी खराब हो गया, आला नेताओं से भी, ना चुनाव होता, सभी से खराब हो गई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, नाराजगी भी बढ़ती है, कोई किसी दुश्मनी जी बढ़ती है, ये चीज अच्छी नहीं है। इस गांव के लिए भी हमारे धारूहेड़ा के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, वाकई चिंता का विषय। चौहान साहब जुड़े हमारे साथ, ज्ञानी जी जुड़े, विनय जी जुड़े, और लगातार हमारी अभी इस पे निगाह बनी रहेगी। अभी कई सारी चीजें चौहान साहब सही कह रहे हो, छन के आएगा अभी तो बहुत कुछ। क्या लगता है प्रशासन को खुल के जवाब दे पाए? बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल, तो उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, फिर 13 तारीख को फिर हम इस डिबेट में बैठेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक।